गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में मैंने डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में इन डिटेल्स रूप में बताया था और आज मैं उसी से रिलेटेड मैटर को बताने जा रहा हूँ। यह भी ओस्मोसिस ही है, डिफ्यूजन ही है। क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट के रूट हेयर्स, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन या जो एक्वस मीडियम में जो न्यूट्रिशन रहता है, प्लांट जिसको एब्जॉर्ब करता है, वह कैसे करता है। यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट रूट्स absorbs water by the process of osmosis. How? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और पौधे के जड़ों में जो रूट हेयर्स होते हैं वो किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यह एक बड़ा सा प्रश्न है कि किस तरह से आंखों से इसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो प्रैक्टिकल करके हम लोग इसको जान सकते हैं और अनुभव करके इसको समझ सकते हैं। पौधे जो प्लांट पानी में होते हैं, जिसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। यहाँ पिक्चर बनी है एक्वेटिक प्लांट का, एक टिपिकल पिक्चर है। इसमें जो पौधे के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, अर्थात उसके साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसकी जो संख्या होती है, अर्थात उसकी जो क्वांटिटी होती है, और बाहर में जल की जो क्वांटिटी होती है, दोनों में अंतर होता है। बाहर में जल ही जल है एक्वेटिक मीडियम में, तो वहाँ क्या होता है कि बाहर में वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के कारण कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी होती है और जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं पौधे के अंदर, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और बायोलॉजिकल रिएक्शंस होने में वो जल की मात्रा भी का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण जल की मात्रा की कमी होती है। अर्थात जो सॉल्यूट होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें घुले होते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जल की क्वांटिटी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर के वातावरण में जो एक्वेटिक मीडियम है, उस मीडियम से जल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण जल उस सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, उस सेल के में जो टीनी पोर्स होते हैं, उस टीनी पोर्स के द्वारा वह डिफ्यूज कर जाते हैं पौधे के सेल में। अब पौधे के सेल में जब डिफ्यूज कर जाते हैं तो इस क्रिया को वाटर एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव किया, इसलिए यह क्रिया डिफ्यूजन की यह क्रिया ओस्मोसिस कहलाती है। और इसी तरह से एक्वेटिक मीडियम में जो भी पौधे होते हैं वो जल का एब्जॉर्प्शन इस तरह से करते हैं, जिसका की तस्वीर यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि बाहर में वाटर मीडियम है और यहाँ पर यह पौधे जो एक्वेटिक प्लांट है इसके सेल अलग अलग बने हुए हैं और बाहर का वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है, जो तीर के निशान से, एरो के निशान से दिखलाया गया है। इस तरह से हर एक सेल में यह प्लांट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाता है। इस तरह से एक्वेटिक प्लांट्स अपना वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अब आ जाइए, ये तो हो गया एक्वेटिक प्लांट की बात हो गई। अब एक्वस मीडियम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। एक्वस मीडियम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं
वो क्या होता है, जैसे अमीबा हुआ तो उसके जो सेल होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहरी आउटर जो सेल वाल होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण उसमें क्या होता है कि वह कोई भी अपना शेप आकार ले लेता है। अब क्या है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप देखें स्टडी करने के बाद यह पता चला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है, अर्थात जिस कंपोनेंट से वह बनता है, वह कंपोनेंट का नाम है लाइपोप्रोटीन, अर्थात लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता चलता है। तो लाइपोप्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिससे मिल करके यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है और वह बहुत हाईली फ्लेक्सिबल होता है। हाईली फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या होता है कि अमीबा अपना कोई भी शेप ले लेता है। उसके साइटोप्लाज्म में मूवमेंट, जेल टू सेल एंड सेल टू जेल होने के कारण मूवमेंट होता रहता है और डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती है। तो वह वाटर मॉलिक्यूल्स को इसी तरह से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अमीबा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी अर्थात लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, ये होता रहता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल्स की कमी होती रहती है और वह वाटर मॉलिक्यूल्स बाहरी वातावरण में एक्वस मीडियम्स में जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, वहाँ से वह जल डिफ्यूज कर जाता है उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा या कहिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, और अंदर में कंसंट्रेशन कम रहता है, इसलिए बाहर के मीडियम में हाई रहता है। तो हाई कंसंट्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्मिक जो मीडियम है उसमें प्रवेश कर जाता है। इस तरह से अमीबा अपना जो ओस्मोस जल का जो क्षतिपूर्ति है वह कर लेता है। इस क्रिया को कहते हैं ओस्मोसिस। अब अमीबा के अंदर यह जो क्रिया होती है, एक और भी क्रिया होती है कि फूड मटेरियल्स को वह क्या करता है कि अपने अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोसेस के जैसा वह दिखता है, वह अपना शेप बना लेता है। जब कोई अमीबा अपने आसपास फूड पार्टिकल्स को देखता है या उसका वह अनुभव करता है तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ से, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए वो क्या करता है कि अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उस ओर एक कप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है उसको घेर लेता है और घेर करके उसको अंदर कर लेता है। इस क्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं, अर्थात वह फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर जाता है, अर्थात निगल जाता है, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं इंडोसाइटोसिस। यह अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और इन सारी क्रियाओं को करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हो या बहुत विशालकाय पेड़ पौधे हो या जानवर हो, उसमें इन सारी क्रियाओं को करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो वह एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक केमिकल होता है, एटीपी जिसे हम कहते हैं। उस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कारण वह एनर्जी प्राप्त होती है। उसी एनर्जी से सेल अपना काम करता है। अगर उसके अंदर ये एनर्जी नहीं रहेगी तो सेल डेड माना जाएगा और वह फंक्शनलेस हो जाएगा और वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब पौधे के अंदर, ये तो अमीबा के अंदर की बातें हो गई। अब जो बड़े प्लांट है या छोटे प्लांट है, जैसे दूब हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बड़ा से बड़ा पौधा हो गया, दूब हुआ, छोटा छोटा बहुत छोटा घास है वह, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं साइनोडन डैक्टाइलन। वह साइनोडन का जो रूट हेयर होता है बहुत छोटा, बहुत पतला होता है, हेयर के जैसा होता है। उस रूट हेयर्स में किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे जाता है, वहाँ पर भी यही क्रिया होती है। यहाँ पर तस्वीर में दिखलाया गया है, यह एक प्लांट है और प्लांट का एक रूट हेयर को इनलार्ज करके दिखलाया गया है।
इसमें डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं, देख रहे हैं, और सेल्स में एरो है। यहाँ देखिए, इसे रूट हेयर कहा गया है, प्लांट का रूट हेयर्स है, सेल्स ऑफ रूट हेयर्स, यह एक एक सेल है। इस सेल में वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे प्रवेश करता है, तो चूंकि यह बाहरी आउटर इन्वायरमेंट में जल की मात्रा अर्थात नमी की मात्रा ज्यादा होती है, और इस रूट हेयर्स में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होने के कारण जल की मात्रा कम हो जाती है, और अन्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, जिसके कारण जल का कंसंट्रेशन बाहर में ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है। और यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्थात सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होने के कारण इसमें जो टीनी पोर होते हैं, इस टीनी पोर के द्वारा यह वाटर H2O वाटर मॉलिक्यूल्स इस सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, अर्थात डिफ्यूज कर जाता है, और डिफ्यूजन की इस क्रिया को हम लोग ओस्मोसिस कहते हैं। जब इसमें ओस्मोसिस की क्रिया द्वारा जल चला जाता है, फिर इस सेल के पहले सेल के तुलना में दूसरा सेल का ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह क्या होता है कि यहाँ इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसमें जल का कंसंट्रेशन है, दूसरे में जल का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसके कारण फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जल चला जाता है, एरो के निशान से दिखाया गया है। और फिर सेकंड सेल में जल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और थर्ड में कम रहेगा, तो सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स्थ में, इस तरह से यह जल आगे बढ़ते हुए रूट में चला जाएगा और रूट से पूरे पौधे में चला जाएगा। यह क्रिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है, चाहे वह एक दूब का पौधा हो या एक पीपल बरगद के जैसा विशालकाय पेड़ पौधा हो। इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो होता है, अर्थात जल और न्यूट्रिशन दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यह भी क्रियाएं जो है ओस्मोसिस के कारण ही होती है। और यह ओस्मोसिस की क्रिया को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए पौधे को, वह कहाँ से आती है, तो एटीपी के द्वारा। यह एटीपी आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका निर्माण होता है, और यह इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी को प्रदान करता है, एनर्जी सप्लाई करता है पौधे के डिफरेंट या एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पौधे हो या जंतु हो, यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, सबों में ओस्मोसिस और डिफ्यूजन की क्रियाएं होती है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि ओस्मोसिस एक छोटे से यूनिसेलुलर प्लांट से लेकर के बड़े प्लांट में, छोटे एनिमल से लेकर बड़े एनिमल में किस तरह से होता है। अब यह जो मैंने अलग अलग टॉपिक्स आप लोगों को बतलाया है, यह टॉपिक्स है सेल का 3 कंपोनेंट होता है। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। तो पहला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में ये सारी क्रियाएं, डिफ्यूजन की क्रियाएं होती है, ओस्मोसिस की क्रियाएं होती है। डिफ्यूजन भी जो 3 टाइप का ओस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक होता है और आइसोटोनिक होता है। ये सभी टॉपिक्स जो मैंने बताया है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट तरह की क्रियाएं होती है प्लांट और एनिमल्स में, वह बतलाया गया है। अब इस पॉइंट के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पॉइंट है यह समाप्त हो गया। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही साथ मैं सब चीज़ बता सकता था, लेकिन क्या है कि एक ही साथ सब कुछ बताने में लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता और कन्फ्यूजन हो सकती थी आप लोगों को। इसीलिए इसके एक एक पॉइंट को अलग अलग करके अलग अलग डे में मैंने इसे बताया है। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यह जो ओस्मोसिस है यह समाप्त हो गया। दूसरे दिन अगले लेक्चर में मैं अगला पॉइंट बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।